नमस्कार दोस्तों। सौरमंडल जो टॉपिक है वो आजकल लगभग सभी पेपर में पूछा जाने वाला टॉपिक बन गया। जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और रेलवे, एसएससी सब में पूछा जाता है। और मैं आज एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड से संबंधित अपने ग्रह, उपग्रह और जितने भी प्रकार के सवाल बन सकते हैं, चाहे वो उल्कापिंड हो, चाहे वो उल्कापिंड से संबंधित पृथ्वी पर परिवर्तन हो और पृथ्वी की जितनी गतियाँ हो, सब के बारे में जो सवाल बन सकते हैं और आज तक जो सवाल आए हैं उन सभी को मैं इस छोटे से वीडियो में लेकर आया हूँ। और आप अंत तक देखना, आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल ब्रह्मांड से यही बनता है कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, इसको याद रखने की यही ट्रिक है कि ब्रह्मांड को अंग्रेजी में कॉस्मोस कहते हैं और कॉस्मोस से ही कॉस्मोलॉजी बना है। तो पहला सवाल यहीं से ही एग्जामिनर पूछता है, कई बार ये पूछा भी जा चुका है। और इसके बाद में अगर ब्रह्मांड की बात करें तो दुनिया में एक ही सिद्धांत है जो प्रसिद्ध सिद्धांत है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध सिद्धांत है। इसको भी पढ़ना और ध्यान में रखना जरूरी है, क्या पता यहाँ से पूछ ले। तो बिग बैंग सिद्धांत का सबसे पहला क्वेश्चन है, दिया किसने था। तो ऐसे याद रख लेना, बिग बैंग यानी बी भी आ रहा है दो बार। और बिग बैंग सिद्धांत बेल्जियम के भूगोलवेत्ता ने दिया था, यानी बेल्जियम, बिग बैंग बेल्जियम और बी लेमेंटर। आप चार बी याद रख लेना। बिग बैंग सिद्धांत जो है वो बेल्जियम के बी लेमेंटर ने दिया था। और प्रयोगकर्ता पूछा तो नहीं आज तक, लेकिन आप याद रख लेना, एडविन हब्बल नाम के वैज्ञानिक ने कहा था कि गुब्बारा जितना बड़ा फुलाते हैं ना तो वो जैसे फैलता है, उसी प्रकार से जो ब्रह्मांड है वो विस्तार कर रहा है। यानी अपना पृथ्वी, सूर्य सब दूर दूर जा रहे हैं, तो अंत में अंधेरा हो जाएगा चारों तरफ, क्योंकि प्रकाश के स्रोत दूर चले जाएंगे तो चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा और सभी जीव अंधेरे की मौत मारे जाएंगे। यानी एक शांत माहौल हो जाएगा, अंधेरा ही अंधेरा। तो अंधेरे में पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करके ऊर्जा नहीं बना पाएंगे तो जीव जंतु सब खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार का सिद्धांत दिया था एडवन हबल ने। यानी इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है और ब्रह्मांड में उपस्थित आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। दोस्तों, हमारी आकाश गंगाएं, अपनी आकाश गंगा का नाम मिल्की वे है और उसके पास वाले आकाश गंगाएं इनसे संबंधित और अपने ग्रहों से संबंधित और उपग्रहों से संबंधित क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, पुच्छल तारे, सूर्य, इन सब के बारे में इस वीडियो में अपन बात करेंगे। और इससे सवाल एक भी बार नहीं जाना है, ये कन्फर्म बात है। चाहे 4 सवाल आए या 5 सवाल आए, इसी वीडियो में सही आ जाएंगे। और लगभग इनसे बाहर सवाल जा ही नहीं सकता। एक तो उपग्रह है और ग्रह है और आकाश गंगा, लगभग तो यहाँ से ही सवाल आ जाएगा। फिर भी मैंने इसमें कई चीज़ें मेंशन की है। और अपन जब उल्कापिंड की बात करते हैं ना, उल्कापिंड वैसे तो कई जगह गिरे हैं, हमेशा गिरते रहते हैं, रोज का गिरा है, कई बार अखबारों में हमने देखा है। लेकिन एक प्रसिद्ध उल्कापिंड गिरा था महाराष्ट्र के अंदर और बहुत बड़ा गहरा गड्ढा हो गया। और आज अगर उस गड्ढे को देखें तो वहाँ एक झील बनी हुई है जिसका नाम लोनार झील है। ठीक है दोस्तों। और आकाश गंगाओं के बारे में क्या सवाल बनेगा वो अपन इन 7-8 लाइन है इनमें समझ जाएंगे क्या सवाल बनेगा। परिभाषा कोई नहीं पूछेगा कि आकाश गंगा की क्या परिभाषा है, लेकिन ये जरूर पूछ सकते हैं हम किस आकाश गंगा में रहते हैं। तो दोस्तों, हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे। क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम मिल्की वे आकाश गंगा है। और उसका दूसरा नाम अगर याद रखना है तो वो रखना लेना, हिंदी में जैसे मंदाकिनी बोलते हैं या दुग्ध मेखला बोलते हैं। आपने ये कहीं ना कहीं आकाशगंगा देखी है, अपनी नंगी आंखों से देखी है, बिना कोई यंत्र के। मैं आपको बताता हूँ कि अपन जब बारिश के मौसम में बरसात होकर के आसमान पूरा साफ हो जाता है तो अपन को आसमान में ऊपर देखते हैं तो उत्तर से दक्षिण की ओर एक वाइट पट्टी दिखाई देती है, सफ़ेद सफ़ेद, ऐसे लगता है जैसे बहुत दूर तारों का एक बड़ा जड़ाव हो, एक श्रृंखला हो, इस प्रकार दिखता है, वही आकाश गंगा है दोस्तों। अपन मारवाड़ी साइड में यहाँ बोला है, मतलब जिसकी शादी नहीं होती है ना उनको को मतलब नमक लेके ऐसे चलना पड़ता है, ऐसे करके कई कथाएं हैं अपने संसार में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी आकाश गंगा है और उसका नाम मिल्की वे है। तो अगर आकाश गंगा से सवाल बनता है तो अपनी अपनी माँ, अपना घर, अपना सब कुछ, ये मिल्की वे जो है यहाँ से सवाल बनना संभव है। और एक बार रेलवे में सवाल पूछा था कि अपनी जो आकाश गंगा है वो सर्पिलाकार है, ये बात किसने कही थी? तो ये गैलीलियो ने कही थी, याद रखना लेना। लेकिन ये राजस्थान में मुश्किल है, ऐसे सवाल मैंने देखे नहीं राजस्थान के पेपरों में। बाकी पूछ सकते हैं, कुछ पता नहीं, अधीनस्थ बोर्ड अगर पेपर लेता है तो वो पूछ सकता है।
मंदाकिनी के सबसे नजदीकी आकाशगंगा का नाम एंड्रोमेडा है। मंदाकिनी जो है अपनी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी, यानी मिल्की वे या मंदाकिनी या दुग्ध मेखला, ये तीनों नाम है दोस्तों। और इसके जो सबसे पास में जो आकाशगंगा है उसका नाम एंड्रोमेडा है। ये आरपीएफ में पूछा गया सवाल है 1999 में कि मंदाकिनी की सबसे नजदीकी आकाशगंगा का नाम बताओ। पर अपन को तो पता है एंड्रोमेडा है। दो आकाशगंगा याद रखनी है, एक अपनी वाली और एक पड़ोसन। पड़ोसन कौन सी? एंड्रोमेडा जो आकाशगंगा है जो अपने पास वाली है। मंदाकिनी का सबसे चमकीला तारा आर्यन नेबुला है। ऐसे सवाल एक बार पूछ लिया था और लगभग लड़कों ने सूर्य कर दिया कि मंदाकिनी का सबसे चमकीला तारा सूरज है, क्योंकि अपनी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है और उसका चमकीला तारा सूर्य। अरे भाई, चमकीला तारा तो आकाशगंगा का तो बहुत विस्तृत होती है, इसमें करोड़ों खरबों तारे होते हैं। तो भाई सूर्य उनमें से एक तारा है। सूर्य उनमें से एक तारा है। सूर्य जैसे तो सूर्य से बड़े बड़े तारे मौजूद है आकाशगंगा में, और सबसे बड़ा जो तारा है और सबसे शीतल तारा है, यानी ठंडा तारा है, गर्म नहीं है। सूर्य गर्म है, वो ठंडा तारा है, उसका नाम आर्यन नेबुला है। और ये जो तारा है ना, चमकीला तारा है जो सबसे ज्यादा चमकदार दिखता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की बात करता है। अपनी एक आकाशगंगा नहीं, पूरे ब्रह्मांड में तो कई आकाशगंगाएं आ जाती है, और सभी आकाशगंगाओं में सबसे चमकीले तारा की बात करें तो वो साइरस है दोस्तों। ये तीन चार तारे हैं, नाम थोड़े टफ हैं, याद होते नहीं है, बाकी हो जाते हैं तो भूलते ही नहीं है, ऐसे नाम है। इसका दूसरा नाम डोग स्टार है, तो आप डोग याद रख लेना। पूरे ब्रह्मांड का कौन है चमकीला तारा? वो डोंग है या साइरस है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा प्रेक्सिमा सेंचुरी है। ये तो बात हुई नॉर्मल अपनी आकाशगंगा और इससे संबंधित 4-5 नाम है, डिफिकल्ट है मैं कहता हूँ, लेकिन आप याद करो तो कर ले, या तो करना है कन्फर्म। यहाँ से एक सवाल तो बन ही जाएगा, ऊपर हमने लगभग 10-12 लाइन पढ़ी, उसमें से एक सवाल बन ही जाएगा कन्फर्म है। तो अब अपन अपने सौर मंडल पर आते हैं, क्योंकि सौर मंडल से जो है वो सवाल तो कन्फर्म है, यहाँ से बाहर तो जाना नहीं है। तो अपने सौर मंडल में सबसे पहली बात आती है कि अपने सौर मंडल में ग्रह कितने हैं। लेकिन कई तो महामानव अगर ढंग से किताबें नहीं पढ़ के जाएंगे, कहीं यूट्यूब पर या कहीं भी नहीं पढ़ के जाएंगे, तो वो तो 9 कर देंगे भाई, ग्रह 9 है अपने शास्त्रों के अनुसार। बाकी दोस्तों ग्रह 9 नहीं है। अभी जो 2006 की रिपोर्ट के अनुसार पता चला कि एक बोना ग्रह है जिसको अपन ग्रह समझते थे, तो उसको अब अलग कर दिया कि अरे भाई तू ग्रह है ही नहीं, तो फिर हमारे साथ क्यों बैठता है। अब वर्तमान में 8 ही ग्रह हैं, सिर्फ वर्तमान में सिर्फ अपने सौरमंडल में 8 ग्रह है। और एक ग्रह जो है वो चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोलविदों ने 24 अगस्त 2006 को यम या प्लूटो को बोना ग्रह घोषित कर दिया। यदि ग्रह नहीं है तू ग्रह है ही नहीं, तू साइड में रहे। ये कब बात कही? 2006 में। इस लाइन को आप थोड़ी याद रख लेना भाई, यहाँ से सवाल बनेगा कन्फर्म। अगर टफ सवाल बनाता है तो यहाँ से ही बनेगा कि 24 अगस्त 2006 को यम ग्रह को अलग किया था। या तो ये डेट पूछ ली जाए, और या कहाँ हुआ था इसका सम्मेलन, वो चेक गणराज्य में हुआ था। दोस्तों नीचे खोज लिख रखी है, लेकिन खोज को आज तक पूछा नहीं है, तो आप याद मत रखना, फालतू बहुत सारी चीज़ें याद रखने से मतलब नहीं है। उसके बाद ये बात जरूर याद रखना कि अरे बोने ग्रह तो होते हैं, लेकिन कौन कौन से और भी है क्या यम के अलावा बोने ग्रह? तो दोस्तों यम के अलावा भी बोना ग्रह है, जिसका नाम है सेरान, सीरीस, इरिस। ये भी शुद्र ग्रह या बोने ग्रह है। अब महत्वपूर्ण जो बात आती है ना, वो यहाँ से आती है। और अधीनस्थ बोर्ड तो लगभग यहाँ से सवाल उठा ही लेता है। एक सवाल तो यहीं से उठ जाता है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम सेट कीजिए। तो पेपर देखने वाले जो नहीं कम पढ़ के जाएंगे उसको लगेगा यार बहुत टफ क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। सूर्य जो मैंने बना रखा है एस बना के, ये जो सूर्य बना है सबसे नजदीक में बुध है, लेकिन पेपर में वो बुध नहीं देखिए मरकरी दे सकता है भाई, याद रख लेना। इंग्लिश नाम तो याद रखना ही रखना। तो सबसे नजदीक मरकरी है और सबसे दूर वरुण है, जिसको इंग्लिश में नेपच्यून बोलते हैं। ये सबसे दूर है, और सबसे जो नजदीक है वो बुध है, जो 88 दिनों में ही चक्कर पूरा कर लेता है। और जो दूर है वो समय ज़्यादा लगाता है, लगभग 168 वर्ष लगते हैं इसको, 168.8 वर्ष। और ये क्रम जो लिख रहे आप याद कर लेना। सबसे पहले बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसमें ऐसे याद रख लेना, ट्रिक है इसकी। पहला तो बुध है ही, बुध से स्टार्ट करना है जो सबसे छोटा है। बुध के बाद एक छोड़ो, बुध के बाद वार में एक छोड़ते हैं, तो बुध के बाद मंगल को छोड़ते हैं, तो फिर शुक्र आता है। शुक्र के बाद शनि को छोड़ते हैं, रविवार आता है। रविवार को अपन पृथ्वी याद रख लेना। पृथ्वी के बाद सोमवार, यानी रवि के बाद सोमवार आता है, सोमवार छोड़ दो, मंगल को लिख लो।
फिर मंगल के बाद बुध को छोड़ दो, बृहस्पति को लिख लो, शुक्र को छोड़ दो, शनि को लिख लो। ऐसे करके आप एक छोड़ के एक बार याद रख लेना, और ऐसे करके इसको किसी भी ट्रिक से याद कर लो। सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह बुध है और सूर्य का सबसे दूर वरुण है। ये ऊपर मैंने बता दिया, सबसे नजदीक बुध है और सबसे दूर वरुण है, अपन को दिखाई दे रहा है इस चित्र में। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम, यानी पर धरतियों दूर के अनुसार क्रम किसमें है? तो दोस्तों धरती ये जो पृथ्वी है 3 नंबर पे, इसके सबसे नजदीक तो पृथ्वी की बहन है शुक्र, और शुक्र के बाद में अपार नजदीक मंगल है, मंगल के बाद में अपार नजदीक बुध है, बुध के बाद में ये चारों ग्रह ना लास्ट वाला ये बाद में लिख दो, यानी सबसे पहले पृथ्वी का शुक्र है यानी पृथ्वी की बहन, फिर बाद में मंगल, फिर बाद में बुध, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और सबसे नजदीकी ग्रह है वो शुक्र है और सबसे दूर ग्रह है वो वरुण है। ग्रहों को 2 श्रेणियों में रखा है, ये टेबल है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, यहाँ से सवाल बन भी सकता है। आंतरिक पार्थिव ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह से सवाल बनता है, तो भाई आंतरिक ग्रह कौन से हैं और बाह्य ग्रह कौन से हैं दोस्तों? इसके पास देखो अपन इस चित्र में, इस चित्र में सूर्य के पास वाले 4 ग्रह हैं ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये तो अंत्य ग्रह में आते हैं आंतरिक, और बाह्य ग्रहों में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चारों, यानी 8 ही ग्रह हैं, 4 अंदर 4 बाहर, 4 अंदर 4 बाहर, ऐसे याद रख लेना। और इनके घनत्व थोड़ा बहुत ध्यान रखो, लगना इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ये आकार में हल्के होते हैं जो आंतरिक ग्रह हैं, लेकिन ये भारी होते हैं। और सबसे भारी ग्रह, यहाँ से सवाल बनेगा कि सबसे भारी ग्रह कौन सा है? अगर वन लाइनर बनता है तो यही बनेगा, सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है और सबसे हल्का ग्रह बुध है। सर्वाधिक द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति है और न्यूनतम द्रव्यमान वाला बुध है। और इसके अलावा अपन ने एक सिद्धांत तो वो देखा था, बिग बैंग सिद्धांत, जो बी लेवेंटर ने दिया था। एक सिद्धांत और याद कर लेना, वो है सूर्य केंद्रित सिद्धांत। और रेलवे में कई बार ये क्वेश्चन दोहराया जा चुका है कि सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था? तो ये कोपरनिकस ने दिया था, ये एक वैज्ञानिक और याद रखना है। कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था, सन भले मत याद रखने ना, मैंने लिखा है लेकिन आप याद मत रखना। सिर्फ सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया किसने था? कोपरनिकस, ये याद रख लेना। ये सिद्धांत कहता क्या है? बस नाम से ही वो पता चलता है कि सूर्य केंद्रित, यानी केंद्र में सूर्य रहेगा तो ग्रह चारों ओर चक्कर काटेंगे, बस छोड़ो। अब बात करते हैं कि 2 श्रेणी में बांटते हैं। 6 ग्रह है वो तो वामावर्त चक्कर काटते हैं, और 2 ग्रह है वो क्लॉकवाइज यानी दक्षिणी वर्त चक्कर काटते हैं। यानी घड़ी की दिशा में तो 2 ही ग्रह है जो चक्कर काटे, एक तो शुक्र और एक अरुण। और घड़ी के विपरीत दिशा में एक बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण, यानी 6 ग्रह है जो घड़ी की उल्टी साइड में चक्कर काटे। बुध व शुक्र के उपग्रहों की संख्या 0 है। बृहस्पति, जुपिटर, भाई इनके अंग्रेजी नाम जरूर याद रख लेना क्योंकि पेपर में बनते हैं। ये रीट 2021 में पूछा गया सवाल है। और अभी पीछे वीडियो के ग्राम सेवक के सारे सवालों जो मैंने पेपर मिलाए थे तो उनमें देखा, इस वीडियो में से कई सवाल सीधे सीधे फुटअप हो गए। तो बृहस्पति है वो सबसे भारी ग्रह है, और यहाँ से सवाल है कि सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ये रीट 2021 का सवाल है। विशेष गुण, इस ग्रह पर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन जैसी गैसें पाई जाती है, अतः इस ग्रह को लघु और सौर तंत्र कहते हैं, लघु सौर तंत्र कहते हैं। उपग्रहों की संख्या इसमें 79 है दोस्तों। बृहस्पति में 79 उपग्रह, लेकिन 79 से भी ज्यादा एक ग्रह पर उपग्रह, वो मैं आगे बता दूंगा आपको शनि पर। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह ये ही है। ये तो भाई पहले की डाटा है, अभी वर्तमान की डाटा के अनुसार मैं आगे बताऊंगा। ये लाइन है ना, सर्वाधिक उपग्रह इसके नहीं है, वो मैं आगे बताऊंगा। प्रसिद्ध उपग्रह गैनीमेड, ये भाई याद रखना कि जो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसका सबसे जो बड़ा उपग्रह है ना प्रसिद्ध, उसका नाम गैनीमेड है। ये सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह है भाई। बड़े को बेटो बड़ो ही है भाई, बड़ो ही ग्रह ही बृहस्पति है तो उपग्रह भी बड़ो गैनीमेड ही है, इस पर ही है वो तो। और ग्रहों की गति के नियम केपलर ने दिए थे, ये मैंने बीच में ऐड किए एक चीज। एक बार मैंने प्रश्न देखा था, एक एग्जाम में आया था और पूछा था कि ग्रहों के गति, जो ग्रह जो गति करते हैं जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, तो उनका जो नियम दिया था वो केपलर ने दिया था। और एक सवाल आता है टेलीस्कोप भी। आकाशगंगा तो अपने नंगी आंखों से देख लिया, लेकिन विस्तृत देखना चाहते हैं तो अपन को टेलीस्कोप से देखना पड़ेगा, और वो गैलीलियो गैलीली ने देखा था दोस्तों। गैलीलियो गैलीली नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी वगैरह सभी ग्रह चक्कर काट रहे हैं, तब
वहाँ के जो धर्म ग्रंथ वाले थे ना, उन्होंने इनको मरवा दिया था कि ये अपने धर्म के खिलाफ है। लेकिन इसने टेलीस्कोप की खोज करके ये पता लगाया था कि वास्तव में चक्कर काट रहे हैं। लेकिन उस टाइम जो गैलीलियो का टाइम था वो अंधविश्वास का टाइम था, इसीलिए वो गैलीलियो की बात है ना, वो गैलीलियो तो मारा गया उस टाइम, लेकिन गैलीलियो की बात आज भी जिंदा है। उसने बात इतने साल पहले गई थी, आज भी वो सच है। तो आप ये ध्यान रखना, गैलीली वाली बात, टेलीस्कोप की खोज। पहला ग्रह अपने पढ़ लिया, बृहस्पति है, वो सबसे भारी है और सबसे बड़ा है। उसके बाद 2 नंबर शनि आता है, जिस पर ये दूसरा सबसे भारी है। लेकिन इसकी बारे में सवाल वर्तमान में अपन बात करें ना, इस पर सर्वाधिक उपग्रह इसी के पास है, शनि के पास। और इसके विशेष गुण है कि हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनियम जैसी गैसें पाई जाती है। ये सवाल नहीं बनेगा, ये इतना याद रखना कि सर्वाधिक गैस साइनी जगह शनि मत पाई जावे। इस बार तेरे गैस्टिंग बनती रहे, यानी शनि लाग जिए, कहने शनि लागियो, शनि जगह है, इसमें गैसा बहुत ज़्यादा है। अतः शनि को गैसों का गोला कहते हैं। वाह यार, अजीब बात है, गैसों का गोला। तो गैसों का गोला है तो भाई अजीब ग्रह है ये शनि। 7 वलय है इसके, तो वलयों वाला ग्रह भी कहते हैं, पीला ग्रह भी कहते हैं। और इसमें उपग्रह हैं 62, पहले सर ने लिखाए थे 2019 में। लेकिन वर्तमान की बात करें ना, तो वर्तमान में 82 ग्रह नई खोज के अनुसार 20 ग्रह और ऐड किए, और 82 ग्रह हैं वर्तमान की बात करें, 2022 की बात करें तो। ये नोट्स 2019 के हैं। उसके बाद मैंने कई पेपरों में सवाल देखे ना, तो भाई इस मेरे जो नोट्स हैं ना, इसमें से कई सवाल हैं, बहुत सारे सवाल लगभग इसी में से ही आ जाएंगे। बहुत सारा अच्छा करवाया था सर ने। प्रसिद्ध उपग्रह टाइटन संपूर्ण सौर परिवार का दूसरा सबसे भारी ग्रह है। पहला तो गैनीमिड है, गैनीमिड के बाद दूसरा टाइटन है। तीसरा ग्रह पड़ता है अरुण। अरुण है वो तीसरा भारी। ऐसे कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछते कि तीसरा भारी कौन सा है, पहला भारी याद रख लो आप तो बस। अरुण का तो ऐसे याद रखना कि इसका नाम क्या है, दूसरा नाम ये लेटा हुआ ग्रह है, यानी लेटा हुआ रहता है हमेशा, लेटा हुआ ग्रह। खोज भी कोई कौन पूछे। अन्य ग्रहों के विपरीत याद रखो, तो रख लेना वैसे। अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम चक्कर काटते हैं, तो हमने ऊपर पढ़ लिया। लेकिन यहाँ से प्रश्न यही पूछा जाएगा कि अरुण का प्रसिद्ध उपग्रह कौन सा है। टाइटेनिया है। जैसे मैंने इसका बताया, शनि का टाइटन है और बृहस्पति का गैनीमिड है। ये 3 उपग्रह याद रखना। वरुण, वरुण ये सूर्य व पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह है, यानी सूरज जो सब दूर वरुण है, और पृथ्वी में सब दूर वरुण है। सबसे ठंडा ग्रह है, और इसका दूसरा नाम हरे ग्रह है। इसकी खोज किसने की थी? गोले ने की थी, जहान गोले। प्रसिद्ध उपग्रह इसका ट्रिटोन है, आज तक पूछा तो नहीं गया। शुक्र ग्रह अरुण की भांति पूर्व से पश्चिम तक परिक्रमा करता है, ये हमने ऊपर पढ़ लिया। इसको सांझ का तारा कहते हैं। यही प्रश्न बार बार आता है कि सांझ और भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं सांझ और भोर का तारा। पृथ्वी की जो भगिनी है यानी बहन है, ये इसी ग्रह को कहते हैं। और सबसे गर्म है ये, बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा हीट है, यानी हीटर ही है। सबसे चमकीला, भाई गर्म है तो चमकीला तो हो गई। पर परिभ्रमण चक्र है वो सबसे अधिक समय लगता है, 243 दिन। अर्थात इस ग्रह पर दिन रात इस ग्रह के 1 वर्ष के अधिक समय के होते हैं। दोस्तों इसके बारे में आप संपूर्ण ऐसे पढ़ो ना, तो इसको वीडियो रोक रोक के देख लेना। मैं तो फास्ट फास्ट दिखा रहा हूँ ना, बाकी मैं जो चीज़ लाइनें पढ़ रहा हूँ ना, वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। बुध मरकरी सूर्य के सबसे नज़दीकी है, आकार में सबसे छोटा है। बुध तो सबसे छोटा है आकार में, और सूर्य के सबसे नज़दीक है। इसका प्रश्न आया है 1-2 बार कि सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, वो बुध है। और सर्वाधिक तापांतर भी इसी का है। दिन का तापमान तो देखो 387 है, और रात का -173। इतना अंतर है भाई तापमान का। लेकिन इनमें आपने देखा होगा कि जीवन के लिए कोई ग्रह नहीं है पृथ्वी को छोड़ करके। पृथ्वी में जीवन संभव है, बाकी मुश्किल है। मंगल ग्रह लाल ग्रह कहते हैं मंगल ग्रह को, क्योंकि आयरन ऑक्साइड है। आयरन मतलब लोहा, लोहे को जब ऑक्सीजन मिलेगी तो लोहा ऑक्साइड बना करके लाल बना लेगा। जो अपना लोहे का जो जंग होता है लाल होता है ना, वैसे जंग बना लेता है, इसीलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। वहाँ जंग ही जंग है। संपूर्ण ब्रह्मांड का सर्वोच्च शिखर निक्स ओलंपिया इस मंगल ग्रह पर ही है। निक्स ओलंपिया पूरे ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा शिखर है, और सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपियस में से भी इसी ग्रह पर है। थोड़ा ध्यान रख लेना। मंगल पृथ्वी की भांति अपने अक्ष पर 25 डिग्री पर झुका हुआ है, अतः इस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की भांति होता है, लेकिन जीवन नहीं देखा गया अभी भी। लेकिन इसके 2 उपग्रह है, फीबोस और डिमोस, जो आज तक कई पेपरों में पूछे गए हैं। फीबोस और डिमोस को भूलना मत भाई, भूलना मत, याद रखना फीबोस और डिमोस। पृथ्वी के बाद एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव हो सकता है।
पृथ्वी ग्रह, अब अपनी पृथ्वी की बात करते हैं भाई। इसका द्रव्यमान देख लेना एक बार। नीला ग्रह है, ये तो सबको पता है। जल की अधिकता भी है, क्योंकि सर्वाधिक भाग यानी 70% भाग पर जल है और 30% भाग पर स्थल है। लेकिन अपन 30 तो कहते हैं, लेकिन अपन को एक्चुअली अगर देखें तो 29.2% ही है स्थल। पृथ्वी की आकृति, आकृति कोपरनिक्स ने तो गेंद के समान बताया, लेकिन ऐसे नहीं पूछा जाएगा पेपर में। आप पेपर में ऐसे आ जाए ना, पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो मैंने जो ब्लॉक में लिख रखा है लगभग गोलाब यानी जियोंट, जियोंट जैसी आकृति है दोस्तों, लगभग गोलाब जैसी आकृति है। और यहाँ से प्रश्न आया था पिछली बार, एक पेपर था सेंटर का कोई एग्जाम था, उसमें आया था कि लगभग गोलाब जो पृथ्वी की आकृति उसके बारे में पूछा था। जबकि पृथ्वी की सही आकृति का नाम जियोंड है, लगभग गोलाब, ये तो मैंने बता ही दिया। पृथ्वी का व्यास याद रखो तो रख लेना। पृथ्वी की त्रिज्या, भाई ये डाटा है ना, वो अधीनस्थ बोर्ड में पूछी जाती है, तो आप नोट कर लेना। मेन डाटा है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी की परिधि कितनी है। पृथ्वी की परिधि का सर्वप्रथम माप है वो इरिस्टोथनीज ने व्यवस्थित भूगोल का जनक बताया इसको, जबकि भूगोल का जनक केटीएस है। पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती है, एक तो परिभ्रमण और एक परिक्रमण। परिक्रमण तो वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है 365 दिन में, और परिभ्रमण खुद की जगह पर 24 घंटे अपन कहते हैं, बाकी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में पूरा करती है। जबकि परिक्रमण चक्र है वो 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट और 46 सेकेंड में पूरा करती है। ये थोड़ी डाटा याद रख लेना भाई, अधीनस्थ बोर्ड का जो पेपर देते हैं वो। मौसम परिवर्तन जो होता है ना, दिन और रात जो बनते हैं वो परिभ्रमण से बनते हैं। जबकि ऋतु परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन, वर्षा आती है, वो सारा बड़े परिवर्तन वो पूरे साल में होते हैं, ये 365 दिन में होते हैं, वो परिक्रमण में आता है। जबकि दिन रात की अवधि में परिवर्तन परिक्रमण गति व पृथ्वी की कक्षीय झुकाव पर निर्भर करता है। अपन को तो पता ही है पृथ्वी का अक्ष का झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री। और ये कई बार पूछा गया है दोस्तों, पृथ्वी का अक्ष पर झुकाव 23.5 डिग्री है, जबकि कक्षा पर झुकाव 66.5 डिग्री है। इसमें कंफ्यूज मत रखना, कक्षा और अक्ष दोनों अलग अलग। आपने ग्लोब देखा है तो ग्लोब अक्ष पर झुका हुआ है 23.5 डिग्री, आपने देखा होगा। गुरुत्वाकर्षण ध्रुवों पर है, और पृथ्वी व सूर्य के बीच औसत दूरी इतनी है, देख लेना आप डाटा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट इतने सेकंड लगते हैं। आप इसको ऐसे याद रख लेना, राजस्थान पुलिस में कई बार पूछा है सवाल, लेकिन आप सूर्य का प्रकाश पहुंचने में आप सेकंड याद रखना, 500 सेकंड। पेपर में लगभग ऐसे याद आता है कि 500 सेकंड, 500 सेकंड नहीं आए तो मिनट में चेंज कर लेना। सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी का सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है दोस्तों। अभी जो चित्र आया यहाँ से सवाल, अभी पीछे ग्राम सेवक वगैरह 3-4 पेपर मैंने देखे, उन सब में सवाल आ रहा है ये सवाल। ये बीच में इस चित्र में आपको एस दिख रहा है, ये सूर्य है, और एक बार तो ऊपर ई है लिख रहा है, वहाँ अर्थ है, और 3 अर्थ मैंने दिखा रखी है। और सबसे न्यूनतम दूरी है उस पर 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य की सबसे न्यूनतम दूरी होती है 3, और 3 के जैसा ही ऊ आता है तो आप उपसौर याद रख लेना। प्रश्न ऐसे ही आया था कि उपसौर कब आता है, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी ऐसे आए तो 3 से 3 जोड़ देना, यानी 3 दिख रहा है उपसौर जैसा, ऊ 3 एक जैसा लग रहा है, तो आप ऐसे याद रख लेना। और अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, बहुत ज़्यादा दूरी होती है, दूरी ज़्यादा होती है, अपसौर है। आप एक याद रख लेना, उपसौर है ना 3 जनवरी है, तो फिर दूसरे वाला अपना आप हो जाएगा 4 जुलाई, क्योंकि 3 ऊ के जैसा दिख रहा है, वैसे याद रख लेना। मैंने तो वैसे ही कर रखा है भाई। सौर कलंक, सूर्य में विद्यमान काले धब्बों को कहते हैं। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन हीलियम से मिलकर बना है, ये सवाल पूछा गया था। ऐसा पूछा था कि सूर्य का अधिकांश भाग है, उसमें क्या है, तो दोस्तों अधिकांश भाग में हाइड्रोजन है, आप हीलियम मत कर देना, हाइड्रोजन सर्वाधिक भाग पर है। सूर्य के बाहरी सतह पर 6000 केल्विन तापमान है भाई। सूर्य का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, सूर्य का नहीं सॉरी यार, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, और वो हम सब का चांद मामा कहते हैं बाकी ये। और यहाँ से सवाल बनेगा भाई, कन्फर्म बनेगा। कैसे बनेगा कि चंद्रमा पर चंद्रयान 2 जो भेजा था ना, वो पूरी दुनिया में चर्चा में रहा हुआ है, और इसमें जो डाटा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली डाटा तो यही याद रखना है कि 22 जुलाई 2019 को भेजा था। मुझे तो वही कन्फर्म याद है कि चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को 2:43 पर श्री हरिकोटा के श्री सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के लॉन्च पैड 2 से लॉन्च किया था, GSLV मार्क 3 रॉकेट के माध्यम से। इसमें 3 जो थे, एक रोवर था जिसका नाम प्रज्ञान था, एक लैंडर विक्रम और एक ऑर्बिटर, 3 चीज़ें भेजी थी
इसका वजन लिख रखा है, पूछा नहीं जाता वजन वगैरह। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आ गया। और एक अध्ययन चंद्रमा का अध्ययन, लेकिन कॉस्मोलॉजी तो ब्रह्मांड का अध्ययन था, लेकिन सेलेनोलॉजी ये चंद्रमा का अध्ययन है। चंद्रमा का सर्वोच्च शिखर लिबर्टनीज है, जो अपना पृथ्वी का सर्वोच्च शिखर है उससे भी ऊंचा है। चंद्रमा का अक्ष पर झुकाव 5 डिग्री है। चंद्रमा की पृथ्वी पर दिखाई देने वाला भाग 59% है और अदृश्य भाग 41% है। दोस्तों 2019 के लास्ट में लगभग जो ये चाइना है उसने अदृश्य भाग पर अपना सैटेलाइट भेजा था और पूरी दुनिया में नाम कमाया उसने। चंद्रमा का द्रव्यमान, यहाँ से सवाल आया था आरआरबी में कई बार, रेलवे वगैरह सब में आता है यहाँ से सवाल कि चंद्रमा का द्रव्यमान जो है ना वो पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना भाग है। तो भाई चंद्रमा छोटा है, 181 भाग है, पृथ्वी का 1/81 भाग है चंद्रमा। और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी देख लेना एक बार, न्यूनतम दूरी ये तो अपने देख ली। और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट लगाता है और 11 सेकेंड लगाता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगता है। दोस्तों ये अभी सवाल आया था, रेलवे वाला पेपर हुआ था ना, NTPC CBD 2 में पूछा था कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड लेता है, इसका सवाल था ये। अब लास्ट वीडियो के लास्ट में ग्रहण पढ़ना जरूरी है, यहाँ से सवाल बन सकता है भाई। तो सबसे पहली बात है, सूर्य और अर्थ के बीच में, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में यदि चंद्रमा आ जाए, मून आ जाए, तो वो हमेशा वो जो ग्रहण होगा वो अमावस्या के दिन होगा और वो सूर्य ग्रहण होगा, क्योंकि सूर्य दिखाई नहीं देगा, हम पृथ्वी पर बैठे रहेंगे, बीच में आ जाएगा मून यानी चंद्रमा। और पूर्णिमा का जो चंद्र ग्रहण होता है उसमें क्या होता है कि सूर्य और जो मून चंद्रमा है उसके बीच में अर्थ आ जाती है, तो क्या होता है इस दिन चांद नहीं दिखाई देता, चांद नहीं दिखाई देता, चंद्र ग्रहण कह दिया। लेकिन एक बात याद रखना यहाँ से, एक वर्ष में अधिकतम 7 बार ग्रहण हो सके, सिर्फ 7 बार। धरती पर किसी वस्तु का वजन 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना हुआ, यहाँ से सवाल आएगा भाई। चंद्रमा और पृथ्वी से सवाल बना तो यहाँ से बनना कन्फर्म है कि धरती माता अगर अपा 60 किला सोनो है नहीं तो चांद में जाता ही वो तोलांग 10 किला ही बताए, यानी 1/6 याद रखना आप। आगे मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है ना, पृथ्वी अगर 1 है तो चंद्रमा पर भार उसका 1/6 है। आपने अगर मतलब 6 किला दूध गाय देती है आपके पृथ्वी पर, तो अगर उस गाय को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वो 1 kg ही दूध देगी, यानी 1/6 याद रखना दोस्तों। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना और सपोर्ट करना भाई। थैंक यू, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।